वेलकम गाइस। तो ये साइंस एंड टेक की हमारा सिक्स्थ लेक्चर है, सिक्स्थ या सेवंथ लेक्चर, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। तो इससे पहले 5-6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर वो, राइट। आप एक बार जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड, माइक्रोब्स से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक जहाँ से यूपीएससी आपको क्वेश्चन बनाता है, राइट, वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, अलग से एनसीईआरटी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट। इससे पहले हमने देखिए बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अगर आपने जीन एडिटिंग करनी है, जो कि यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, हर साल आरडीएनए से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, इन सारी चीजों से हर साल क्वेश्चन आता है। तो यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है और उसके जो प्रिंसिपल्स है वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हुए हैं। ये सारी चीजें कि लाइगेशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, राइट, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या काम होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या है, आप डीएनए को नंगी आंखों से क्यों नहीं देख सकते, आपको क्यों उसको देखने के लिए यूवी रेडिएशन की जरूरत होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत होती है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है लास्ट लेक्चर में, एक बार जाके उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है, राइट, अपलोडेड है, तो एक बार इसे जाके आप देख सकते हैं। अब हम आएंगे अपने एनसीईआरटी के 12th चैप्टर पे और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सर, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में, कि जो सारे प्रिंसिपल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए उसकी एप्लीकेशन कहाँ करेंगे हम, राइट। तो यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछता है, प्रिंसिपल तो पे तो पूछेगा ही पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन एप्लीकेशन से भी वो पूछ लेगा। तो एग्रीकल्चर में कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, उनके अलग अलग डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी जो आपके बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन आप मेडिसिन में कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके आजकल डीएनए वैक्सीन आ रही है, आरएनए वैक्सीन आ रही है, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है दोस्तों। और इसीलिए, क्योंकि वैक्सीन इतनी न्यूज में, इसीलिए ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि आपके जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आप क्रिएट करते हैं, राइट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो आप क्रिएट करते हैं, जो आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, राइट, जैसे आपका म्यूल हो गया, ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल है जो हमने ऑलरेडी सेकंड या थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे गधे और घोड़े के एक तरीके के रिकम्बिनेशन से आपको म्यूल पैदा होते हुए दिखेगा, राइट। इसके फीचर्स हमने देखे थे जहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उस पूरे चैप्टर से। तो इन सारी चीजों को, एथिकल इश्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इनका बोर्ड का जो भी रोल रहता है, सब चीजें अब इसमें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस नाउ बिगिन विद दिस टॉपिक कि एप्लीकेशंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। देखो, सिंपल बात, बायोटेक्नोलॉजी का हम जनरल मीनिंग ले रहे हैं कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन लानी है अपनी क्रॉप्स में या किसी प्लांट में या किसी ऑर्गेनिज्म में। क्यों? ताकि उसमें हम सर्टेन फीचर्स ऐड कर सके। सिंपली कि अगर हमने कोई ऐसी क्रॉप पैदा करनी है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ हम कोई उसमें फीचर ला सके कि भैया उसमें ये पर्टिकुलर बीमारी ना लग पाए। फॉर एग्जांपल, हमने अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है ह्यूमन सेल्स में, हम चाहते हैं कि उसमें थ्रोट कैंसर ना हो ह्यूमंस में, तो हम कोई ऐसी उसमें जीन में ही मॉडिफिकेशन कर देंगे कि ह्यूमंस विल बी इम्यून टू थ्रोट कैंसर। तो इस तरीके की हमारी एप्लीकेशन रहती है। तो वही सारी यहाँ पे फिलॉसफी इन्होंने लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म को बेटर इंप्रूव करने के लिए, राइट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, कि भैया प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनकी प्रोसेसिंग बेटर आप कैसे कर सकते हैं, उसमें आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें अभी जानने वाले हैं। पहले इनकी फिलॉसफी जान लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ना यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राइट, कि एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर का अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपके पास सिंपल 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ना केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर अपनाओ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करो, राइट, बहुत ज्यादा खाद पानी उनको दो पौधों को, तब आपका वहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन इसके हार्मफुल इंपैक्ट है आप पे,
इसके हार्मफुल इम्पैक्ट है, हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है और इसके कितने हार्मफुल इम्पैक्ट आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा के सॉइल में काफी ज्यादा सॉइल सैलिनाइजेशन सिंड्रोम आ गया है, राइट। सॉइल सैलिनाइजेशन सिंड्रोम क्या होता है कि जब आप ओवर इरिगेट कर देते हैं किसी लैंड को, तो पानी तो नीचे ग्राउंड में पेनिट्रेट करेगा, बहुत ज्यादा पानी आप डालोगे लैंड में, पानी नीचे पेनिट्रेट कर जाएगा, राइट। और धरती के जो जो हमारा जो जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारा ग्राउंड सरफेस है, उसके लोअर जो जो लेवल्स हैं, राइट, जो आपके जो OAE, BCE नाम के ये जो 3-5 तरीके के आपने जो ये लेवल्स पढ़े होंगे, राइट। ये एनवायरनमेंट के टॉपिक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट हॉराइजन्स क्या होते हैं, राइट। इन हॉराइजन्स को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी, राइट, फिर भी आप एक बार जो जो हमारी सॉइल का निचला पार्ट होता है उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप ओवर इरिगेट कर दोगे तो ये पानी नीचे सॉल्ट्स में घुल जाएगा, ये अपने साथ सॉल्ट्स घोल लेगा। फिर जब इवेपोरेशन होगा, गर्मी में जब इवेपोरेशन होगा, तो ये सारा पानी ऊपर आ जाएगा और सॉल्ट भी अपने साथ ऊपर सरफेस तक ले आएगा। इससे सेलिनाइजेशन हो रहा है आपकी जितनी भी जमीन है, खासतौर पे पंजाब हरियाणा में, क्योंकि वहां पे ओवर इरिगेशन हो रहा है, तो वहां पे ये सॉइल सेलिनाइजेशन सिंड्रोम देखने को आपको मिल रहा है। तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ये हमने नहीं अपनानी है। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है आपके पास, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। सर इसके अलग अपने चैलेंजेस है। कैसे चैलेंजेस है सर? इसकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा नहीं होती ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, पहले इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, तो ये भी उतना वायबल ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का, कि भैया क्रॉप में ही आप कुछ ऐसे फीचर्स ला दो जो कि आपके पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट हो जाए और इंक्रीज उससे प्रोडक्शन हो। तो इस तरीके से मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए हम क्रॉप में जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, सो दैट फर्टिलाइजर का यूज हम कम कर सकें और ये एनवायरनमेंट के लिए भी सस्टेनेबल हो सके। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि भैया आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखो हम क्या क्या चीजें अल्टर कर सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू। प्लांट्स में नए फीचर ला सकते हैं, बिल्कुल सर। बैक्टीरिया में बिल्कुल सर, फंजाई में बिल्कुल सर, एनिमल में बिल्कुल सर। सिर्फ एनिमल तक ही नहीं रुकना है, हमने आगे भी जाना है। हम वायरसेस को भी अल्टर कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, राइट। वायरसेस से टैकल करने का भी हम काम कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, उनमें भी हम म्यूटेशन ला सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम GMO के तहत, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? आपकी जो फसलें हैं ये मोर टॉलरेंट होंगी, राइट। ये पूरी इनकी फिलॉसफी है। अभी मेन कंटेंट हम आगे पढ़ेंगे, राइट, जहां से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें जानना जरूरी है, राइट। आपकी जो क्रॉप है ये टॉलरेंट होगी है, जो भी आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइमेट चेंज का इतना इशू हो रहा है, तो आप ऐसी क्रॉप वेराइटीज पैदा कर सकते हो जो कि आपके क्लाइमेट चेंज के लिए टॉलरेंट हो, राइट। हर्बिसाइड टॉलरेंट हो, राइट, पेस्टिसाइड के लिए टॉलरेंट हो। आप ऐसी क्रॉप वेराइटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम यूज कर सकें, फिर भी वो प्रोडक्शन उतना ही दे। आप ऐसी क्रॉप वेराइटीज निकाल सको जिससे कि आपकी हार्वेस्ट काफी ज्यादा हो, राइट, या फिर आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस कर सकें, राइट। उनकी शेल्फ लाइफ को आप इंक्रीज कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके। और आप इवन मिनरल यूजेस, जो एफिशिएंसी है किसी प्लांट की, कि भैया कौन सा प्लांट कितना मिनरल लेगा। अगर आप चाहते हो कि राइस में आपका आयरन कंटेंट एनरिच हो जाए, तो आप एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का, आपने GM राइस का नाम सुना होगा, राइट। GM राइस का नाम आपने सुना होगा, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने क्रिएट किया था, राइट। ये आई थिंक स्वीडन बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, इन्होंने एक GM राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस क्रिएट किया था, जिसमें कि एनरिच्ड आयरन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा भी आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके आप कर सकते हो। न्यूट्रिशनल वैल्यू डेफिनेटली आप इंक्रीज कर सकते हो। पेस्ट रेजिस्टेंस भी आप प्लांट्स में ला सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। और इस BT कॉटन से ना सर 2-3 बार प्री में क्वेश्चन इसी चीज से आया है, अलग अलग डायमेंशन से। एक बार पूछ लिया था कि BT कॉटन में जो आपका BT कॉटन है, इसमें जीन कौन सा यूज होता है, राइट। तो इसमें एक अलग से, मतलब एक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, BT इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इससे एक जीन निकाला जाता है, इसके DNA से एक जीन निकाला जाता है जिसका नाम है CRY1
cry1ac जीन, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इस बारे में, यस cry1ac जीन, राइट cry1ac जीन, इसी पे यूपीएससी ने 2019 या 2019 में या 2018 में यूपीएससी ने इसी से क्वेश्चन उठा लिया था, cry1ac जीन, इट इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो इतना मतलब डीपली यूपीएससी अब पूछ रहा है इन सारी चीजों से, और क्वेश्चन यहीं से बनाया हुआ था। तो बीटी कॉटन एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अब ये बीटी कॉटन क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इसमें एक जेनेटिक फीचर है इस बैक्टीरिया में कि ये एक टॉक्सिन हमेशा एक्सक्रीट करता रहता है, इससे एक जहर निकलता रहता है इस बैक्टीरिया से, और ये जहर ना आपके पेस्ट को किल कर देता है, आपकी अगर मक्खी वगैरह, राइट, इस तरीके के अगर कोई पेस्ट कहीं कहीं पे भी बैठ रहे हैं और उन्होंने ये जहर अगर खा लिया तो वो उसको किल कर देता है। हमने यही फीचर डाल दिया अपने कॉटन में, क्यों? क्योंकि हमें बचाना था अपने कॉटन को इस बीमारी से। ये देखो ध्यान से यहाँ पे, ये है, इसे कहते हैं हम बॉल वॉर्म, पिंक बॉल वॉर्म नाम की एक बीमारी लगती है आपके आपके कॉटन में। ये बीमारी पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, पिंक बॉल वॉर्म बीमारी पे क्वेश्चन पूछा है। और एक और क्वेश्चन बॉल गार्ड 1, ये तो रिसेंट है, 2021 का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, साइंस एंड टेक के सेक्शन में बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2, ये एक टर्म पूछ ली हुई है कि ये टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर ये बॉल गार्ड टेक्नोलॉजी भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्रिपेयर करने के लिए ही की गई है। होता क्या है, जो जो ये यहाँ पे आपको ये दो गोले दिख रहे हैं, राइट, ये हमेशा कॉटन के बॉल होते हैं। तो इसमें बॉल वॉर्म नाम की एक पेस्ट, एक कीड़ा बैठ जाता है और वो फिर अर्ली स्टेज में इस बॉल को ऐसे खोखला कर लेता है, खा लेता है, इससे आपकी फसल अच्छी नहीं आएगी। हमने क्या करना है, हमने इसी से बचाना है अपने कॉटन को। तो हमने क्या किया, हमने इस बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो कि एक जहर प्रोड्यूस करता है, इसी का वो जहर प्रोड्यूस करने वाला हमने जीन इसमें ऐड कर दिया, जीन इसमें ऐड कर दिया। अब ये कॉटन भी वही जहर प्रोड्यूस करता है। ये जहर ना ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन कीड़े मकोड़ों के लिए हार्मफुल है, और जैसे ही वो खाएंगे उनके जो स्टमक है उसमें ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और ये जो जहर ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन जो एक्सक्रीट करता है जहर, उस जहर की वजह से कीड़े मकोड़ों की जो पेट है उसमें अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, बेसिकली छेद हो जाते हैं, और उस तरीके से वो फिर मर जाते हैं कीड़े मकोड़े। आपको इसमें कोई भी दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हुआ बीटी कॉटन। अब 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था ना बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2, वो भी इसी से रिलेटेड था, बॉल को गार्ड करने वाली टेक्नोलॉजी, राइट, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2। ये इवन 2002-2003 में ये टेक्नोलॉजी इजाद कर ली थी, राइट, एक बार मैंने इसमें सर्च की थी गूगल पे, तो 2002 या 2003 में ये आपकी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी इजाद हो चुकी थी। यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 पे। तो ये आप मतलब जिन्होंने एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ी है ना, जिन्हें पता ही नहीं है कि बॉल वर्ड ना कहाँ पे रिपीट होता है, बॉल वॉर्म हो गया, राइट, कॉटन बॉल हो गया, वो इजीली इसको गैस कर सकते थे कि हाँ कहीं ना कहीं कॉटन बॉल के बारे में बात हो रही है, कॉटन बॉल को गार्ड करने के बारे में बात हो रही है, राइट। तो वो इजीली इसको गैस कर सकते थे इस क्वेश्चन को। किसी ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वो इसमें मारा जाना था। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो बीटी कॉटन के बारे में हमने जान लिया, लेकिन हमने यही नहीं रुकना है सर। एक और इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बन रही है, HT-BT कॉटन, राइट, HT-BT कॉटन। ये है हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन। देखो होता क्या है, आपके पौधे में सिर्फ पेस्ट ही नहीं बैठेंगे, कीड़े ही नहीं बैठेंगे, इनके लिए एक और खतरा होता है हर्ब का। हर्ब कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे अवांछित पौधे, द काइंड ऑफ हर्ब्स दैट यू डोंट वांट टू ग्रो इन योर फील्ड, राइट। कुछ इस तरीके के पौधे भी आपके उग जाएंगे मेन फसल के साथ। वो क्या करेंगे कि भैया जो भी आपके न्यूट्रिशंस हैं जो आइडियली इस आपके फसल ने लेने थे, राइट, जो आपकी कॉटन फसल ने लेने थे, वो न्यूट्रिशन, वो सनलाइट वो हर्ब्स ले लेंगे, राइट, जो आप नहीं चाहते थे कि उगे। तो उसी से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें हर्बिसाइड का छिड़काव कर देते हैं यूजुअली फसल में। पर हर्बिसाइड तो भैया केमिकल है, वो थोड़ी ना पहचानेगा कि ये कॉटन है, मुझे इसको नहीं मारना है, मुझे हर्ब को मार देना है। तो इसीलिए एक हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन भी एक इजाद करने की अभी तैयारी चल रही है, राइट।
कि भैया अगर आप हर्बिसाइड का छिड़काव करते भी हैं तो इस कॉटन पे वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हर्ब्स को आप मार सकते हो, राइट। लेकिन इसको अभी इंडिया में कमर्शियली ग्रो करने की इजाजत नहीं दी गई है, याद रखना। आज के दौर में सिर्फ बीटी कॉटन एक ऐसी फसल है इंडिया में जिसको आप कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ अकेली ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है इंडिया में, याद रखना। दूसरी बात, और कौन कौन सी फसलें हैं सर, और कौन कौन सी फसलें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडिया में ग्रो करने की बात चल रही है। एक आपने जीएम रबड़ के बारे में सुना होगा, आपने जीएम रबड़ के बारे में सुना होगा। ये केरला रबड़ रिसर्च, एक केरल की एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी है केरल की। इन्होंने जीएम रबर को इन्वेंट किया है, राइट। और इसमें याद रखना एक जीन है MN सॉड नाम का, MNSOD, MN सॉड नाम का जीन इसमें यूज किया गया है। इसकी डीप जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा। अब इस जीन के फीचर क्या हैं, जो ये नया जीन इसमें MN सॉड नाम का एक रबड़, राइट, रबर की जो प्रजाति है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर की जो प्रजाति है, इसमें जो ये MN सॉड नाम का जीन है, इसका काम क्या है सर? बेसिकली आपका जो रबड़ है ना, ये एक ट्रॉपिकल एक ट्रॉपिकल प्रोड्यूस है, राइट। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, रबड़ का प्लांट, और ये ट्रॉपिकल एरिया में ही आपको पाया जाएगा। ट्रॉपिकल एरिया मतलब जहां पे बारिश अधिक हो, राइट, बारिश ज्यादा होनी चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया मतलब जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, राइट। तो ऐसे एरिया में ही ये पाया जाएगा। लेकिन हमारे पास है आसाम जैसे स्टेट्स भी, हमारे पास है मेघालय जैसे स्टेट भी, यहाँ बारिश तो बहुत ज्यादा होती है, ट्रॉपिक्स लेवल की ही होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी ज्यादा आपकी ठंड देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल लेवल से ज्यादा। तो एक तरीके से हम यहाँ पे रबड़ ग्रो तो कर सकते हैं, पर ठंड होने की वजह से इसमें थोड़ी अड़चन आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी क्लाइमेट एडेप्टेबल, ठंड एडेप्टेबल रबड़ ग्रो करने की तैयारी की जा रही है, और यही एडेप्टेशन इसमें MN सॉड जीन के तहत आपकी जीएम रबड़ में डाली गई है। रिसेंटली इसकी अभी जो रिसर्च लेवल की प्लांटेशन हुई है वो आसाम में हुई है। इसकी दोस्तों इन्वेंशन किसने की? आपके केरला की एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी ने की, लेकिन इसको ग्रो किया जा रहा है आज के दौर में आपके आसाम में। लेकिन सर ये कमर्शियल स्केल में नहीं हो रहा है, ये नहीं भटकना है कि अभी तो सर आप बोले कि सिर्फ जीएम कॉटन को ही आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं कमर्शियली, राइट। कमर्शियल स्केल पे नहीं हो रहा है, रिसर्च लेवल पे हो रहा है। और कौन सी ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है सर? आपने सुना होगा नाम धारा मस्टर्ड का, ठीक है, धारा मस्टर्ड, राइट। ये एक जीएम मस्टर्ड है जो कि आपके दिल्ली IIT दिल्ली, आई थिंक IIT दिल्ली ने इसको बनाया है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, राइट। इन्होंने इसे बनाया था धारा मस्टर्ड को रिसर्च करके। तो ये भी एक जीएम मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है। इसकी भी अभी रिसर्च लेवल पे ही ये सारा काम इसका चल रहा है। और आपने सुना होगा एक जीएम, एक बीटी ब्रिंजल का नाम आपने सुना होगा, राइट, बीटी ब्रिंजल। इस बीटी ब्रिंजल, इस बैंगन में भी बिल्कुल वही आपका क्राइवन AC जीन इस बीटी ब्रिंजल में भी डाला जाता है। और जो ब्रिंजल में आपके जो इस तरीके के इंसेक्ट्स बैठते हैं उनको मारने में ये बीटी ब्रिंजल कड़ा मतलब ठीक साबित होता है। ये बीटी ब्रिंजल को आज के दौर में आप बांग्लादेश में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में इसे ग्रो नहीं किया जा रहा है। और पिछले 1-2 साल में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि पाया गया था कि महाराष्ट्र के कई एरिया में इलीगली इस बीटी ब्रिंजल को फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है, मैंने सारी चीजें आपको जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। ये हमने बात की पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की। अब कुछ ऐसे प्लांटेशन क्रॉप्स भी आपकी होती है। फॉर एग्जांपल आपने सेब के प्लांट्स लगा दिए, आपने मैंगो के प्लांट्स लगा दिए। अब उसमें आप इस तरीके की बीटी ब्रिंजल थोड़ी ना आप डालोगे, राइट। वहां पे ये जीन डाल के आप कितना वहां पे कर सकते हो? वहां पे इस तरीके के वर्म्स थोड़ी ना बैठेंगे, उनके इंसेक्ट्स अलग होते हैं। हो सकता है उनकी जड़ों पे कोई इंसेक्ट चला जाए, राइट, पेस्ट चला जाए। तो प्लांट्स में अगर आपने कोई इस तरीके का फीचर ऐड करना है तो हम उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, RNA इंटरफेरेंस। बस अगर आप सिर्फ इतनी बात याद रखो ना, RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस, आप इतनी बात याद कर दो तो आपका काम हो जाएगा। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी जीन साइलेंसिंग के बारे में आपने सुना होगा। क्या यहाँ पे ये दिया हुआ है साइलेंसिंग? यस, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, राइट। तो जीन साइलेंसिंग के बारे में आपने सुना होगा। देखो होता क्या है,
यूजुअली ये mRNA का पहले आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि डीएनए आरएनए का कॉन्सेप्ट कैसा है। देखो, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप जब बचपन में थे तो आप कैसे थे? छोटे बच्चे नहीं थे आप, सबसे पहले बचपन में जाओ तो आप कैसे थे? आप सिंगल सेल थे एक, राइट? एक मतलब एक मदर एग था और एक फिर स्पर्म आया, फिर आपका जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, आप यहां से ग्रो किए हैं, आपका बचपन ये है इतना छोटा। तो एक सेल से आप ग्रो हुए हैं सर। मतलब अगर एक आपको बड़ा पौधा बनाना है तो कंटिन्यूअसली नए सेल्स बनना जरूरी है। आपकी बॉडी में हमेशा नए सेल्स बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। अब वो जो सेल्स बनेगा ना सर, वो ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे। अगर अगर सेल्स अपने हिसाब से बनने लगे, सेल्स क्या होता है? प्रोटीन के पीसेस। अगर वो अपने हिसाब से बनने लगे तो कुछ ऐसे बन जाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएंगे, राइट? कुछ मतलब अपने हिसाब से कहीं पे भी ग्रो करने लग जाएंगे वो। उसमें एक रेगुलेशन का तरीका तो होना चाहिए कि भैया बॉडी बोले कि हाँ तुम्हें इस तरीके का बनना है, राइट? कि हार्ट के टिश्यूज ऐसे होने चाहिए तो इस तरीके के सेल बनाओ। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है ये आपके डीएनए में मिलती है। मतलब अगर आपको सेल्स रेप्लिकेट करनी है, नई सेल्स ग्रो करनी है, तो आपको हर बार नया डीएनए बनाना पड़ेगा। इसी डीएनए के चारों ओर प्रोटीन खुद को फोल्ड करेगी और वो आपका बन जाएगा सेल। आपको पता है डीएनए आपके यहाँ केंद्र में मिलेगा, राइट? न्यूक्लियस में मिलेगा, उसके चारों ओर फिर प्रोटीन खुद को एनवेलप, प्रोटीन से एनवेलप ये होगा न्यूक्लिक, राइट? तो उस तरीके से आपका बनेगा ये सेल, राइट? मतलब हमें नए सेल बनाने के लिए नया डीएनए बनाना चाहिए। अब बात करते हैं सर डीएनए कैसे बनता है। डीएनए कैसे बनता है? हमने ये तो पढ़ लिया डीएनए बनना जरूरी है, पर वो बनता कैसे है? नया डीएनए कैसे क्रिएट होगा? तो सर मान लीजिए ये आपका एक एग्जिस्टिंग डीएनए है, हमें इसी की एक कॉपी बनानी है। तो ये डीएनए की कॉपी बनेगी कैसे सर? डीएनए की कॉपी बनेगी कैसे? आरएनए का इसमें क्या रोल होता है? दोस्तों जो ये आपका एग्जिस्टिंग डीएनए है, जब इसको रेप्लिकेट होना होता है, जब इसको रेप्लिकेट होना होता है तो क्या होता है कि इसकी एक जो स्ट्रैंड है, अब डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है? मतलब ये जो हेलिक्स है डीएनए का, इसमें दो हेलिक्स पाए जाएंगे। आरएनए में यूजुअली सिंगल हेलिक्स होता है, कई डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं, राइट? तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो इसकी एक स्ट्रैंड जो है ये थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी, राइट? ये ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी और इसी एक्सटेंडेड हेलिक्स के अंदर एक नया आरएनए क्रिएट हो जाएगा। आरएनए क्रिएट हो जाएगा, ये इसी के अंदर पैदा हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपके पौधे से नई एक कोई टहनी निकल रही हो, राइट? अब इस आरएनए में बिल्कुल इस डीएनए की कॉपी होती है, राइट? डीएनए में जो जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसी भी कोडिंग हुई है, वो सारी कोडिंग इस आरएनए में है। फिर जब ये आरएनए कंप्लीटली ग्रो कर जाएगा, फिर ये हेलिक्स यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है? ये आरएनए यहाँ से बाहर और ये हेलिक्स वापस क्लोज, राइट? अब ये आरएनए यहाँ से बाहर निकल गया। इस आरएनए को हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा मैसेज, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन एनकोडेड है कि आपने जो नया डीएनए क्रिएट करना है, राइट? जो नया डीएनए क्रिएट होगा उस डीएनए के फीचर्स क्या क्या होंगे, मतलब जो नया सेल आपने क्रिएट करना है, सेल तो डीएनए के चारों ओर, जब आप प्रोटीन, राइट, जब आप अमीनो एसिड डीएनए के चारों ओर खुद को एनवेलप करेंगे तभी तो आपकी सेल बनेगी, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो जो डीएनए की जो जो इंफॉर्मेशन है ये आपके एमआरएनए में सेव होती है, मैसेंजर आरएनए में सेव होती है। पर दोस्तों क्या सिर्फ ये मैसेंजर आरएनए से काम चल पड़ेगा? नहीं, सिर्फ मैसेंजर आरएनए के चारों ओर खुद अमीनो एसिड थोड़ी ना आ जाएंगे, राइट? खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करने, खुद को एनवेलप करने के लिए। अब ये जब एमआरएनए यहाँ से निकल गया ना बाहर, तो ये क्या करेगा? ये जाएगा राइबोसोम में, राइट? ये जाएगा राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के पास ये जाएगा, राइट? एमआरएनए और राइबोसोम के अंदर एंटर होके यहाँ पे आपकी बनती है प्रोटीन। राइबोसोम का बेसिकली काम यही होता है कि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करे अमीनो एसिड्स को लेकर के, राइट? अमीनो एसिड्स इधर उधर से इकट्ठे होगा और प्रोटीन इसके अंदर सिंथेसाइज होगी और फिर आपका बनेगा एक एक डीएनए इस राइबोसोम के अंदर, राइट? तो सेल्स राइबोसोम के अंदर बन रहे हैं और राइबोसोम भी आपका सेल का ही पार्ट है। तो अगर आपको कहें कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होती है आपके सेल में, तो वो राइबोसोम होगा। ये हम अभी प्रोसेस समझ रहे हैं। पर देखो, हमने बात कर ली, एमआरएनए निकल गया, एमआरएनए में पूरा ये कोडिंग होती है कि आपने जो नया डीएनए क्रिएट करना है वो कैसा करना है, नई कॉपी कैसी बनानी है, उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए। हम चले गए राइबोसोम के अंदर, राइट? राइबोसोम के अंदर इसका डीएनए में कन्वर्जन होगा। पर सर डीएनए में कन्वर्जन का मतलब है कि आप इसमें कुछ नया कंटेंट तो ऐड कर रहे हो, राइट? अमीनो एसिड्स नए इसमें ऐड कर रहे हो। अब वो अमीनो एसिड्स यहाँ तक लाएगा कौन?
लाएगा कौन? इसके लिए आपकी सेल्स में और एक आरएनए होता है टीआरएनए। हमने 2 आरएनए पढ़ लिए, टीआरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए में कोई कोडिंग नहीं होती, इसका बस एक काम होता है कि आसपास से अमीनो एसिड्स लाए और राइबोसोम को वो दे, राइट। आसपास से अमीनो एसिड्स लाएगा, राइबोसोम को वो देगा और फिर ये टीआरएनए इस एमआरएनए से बाइंड हो जाएगा, राइट। समझ गए बात को? अब यहाँ पे देखो, इसको अमीनो एसिड भी मिल गए, राइट। अब आपका जो ये एमआरएनए है ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है डीएनए में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। हेलिक्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है अभी, राइट। क्यों? क्योंकि इसे अमीनो एसिड मिल गए हैं। किसने लाए? टीआरएनए ने, राइट। लेकिन अब इसको बाइंडिंग करने का काम भी तो कोई करेगा, ऐसा भी तो देखेगा, मतलब कोई ऐसा भी तो होना चाहिए देखने के लिए कि जो ये नया अब इसमें अमीनो एसिड जो नए बाइंड हो रहे हैं, जो नए अमीनो एसिड बाइंड हो रहे हैं, वो अमीनो एसिड सही जगह पे बाइंड हो रहे हैं क्या? तो ये देखने का काम भी तो किसी का होना चाहिए। ये पूरा काम करता है राइबोसोमल आरआरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो एमआरएनए क्या होता है पता चल गया, टीआरएनए क्या होता है पता चल गया, आरआरएनए क्या होता है पता चल गया। नहीं चला होगा तो एक बार पीछे रिकैप करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एक डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने समझा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना, मतलब ये जो हमने, एक सेकंड, जो ये एक डीएनए से यहाँ पे आरएनए निकला, इस प्रोसेस को, डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ये ट्रांसक्राइब्ड, जो आपका ये ट्रांसक्राइब्ड जो ये आपका एमआरएनए निकला है, इससे जब आप एक नया सेल बना रहे हो, जब ये डीएनए में कन्वर्ट होके एक पूरी सेल नई बन रही है, जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा, जिसमें आपका टीआरएनए भी जुड़ता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए, जिसमें आपका राइबोसोमल आरएनए भी जुड़ता है, ये पूरा प्रोसेस आपका ट्रांसलेशन कहलाया जाता है। मतलब जो कोडिंग यहाँ इस एमआरएनए में है उसको आप सेल में कन्वर्ट कर रहे हो, सेल में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ आपका ट्रांसलेशन, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। और आपने एक नई चीज और भी सुनी होगी, आजकल आरटीपीसीआर टेस्ट चलते हैं, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली होता क्या है, आपका जो कोविड-19 है वो तो एक आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है वो, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। मतलब हमें चाहिए कि हम इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में तब्दील करें, राइट। तो इस आरएनए को डीएनए में तब्दील करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटीपीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि भैया पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके फिर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो, जो आपने नया जीन क्रिएट किया है इस आरएनए से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है समझ लिया, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है समझ लिया, एमआरएनए क्या होता है समझ लिया, टीआरएनए क्या होता है समझ लिया, राइट। और आपका जो राइबोसोमल आरएनए होता है समझ लिया, राइट। अब आते हैं यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस पे। हमने पूरी सेल के डिवीजन का प्रोसेस समझ लिया, राइट। अब होता क्या है, कई सारे आपके ऐसे टेस्ट आ जाएंगे आपके पौधे में जो कि कुछ ऐसी कैंसरस सेल पैदा कर देंगे आपके पौधे में, राइट। कैंसरस सेल पैदा कर देंगे आपके पौधे में, राइट। पैथोजेंस ये ऐसे आ जाएंगे। कैंसरस सेल क्या होते हैं, अवांछित सेल। हम नहीं चाहते कि वो सेल प्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी प्रोड्यूस हो जा रही है, वो उसका कोई काम नहीं है उन सेल्स का, लेकिन फिर भी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो अगर हमने इस प्रोडक्शन को रोकना है, अगर हमने इस प्रोडक्शन को रोकना है, अवांछित सेल्स के प्रोडक्शन को रोकना है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि एमआरएनए को हम साइलेंट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि नया जो सेल क्रिएट होगी, जो नई सेल क्रिएट होगी, उसको क्रिएट करने के लिए हमें जरूरी है कि एक नया डीएनए क्रिएट हो। नए डीएनए को क्रिएट करने के लिए हमने पढ़ा था कि जरूरी है कि एक एमआरएनए क्रिएट होना, राइट। एक एमआरएनए क्रिएट होना जिससे कि वो नई सेल पैदा होगी फाइनली फिर बाद में, राइट। अगर हम इस एमआरएनए के किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को, इसकी एक कोडिंग को साइलेंट कर दें, राइट, साइलेंट कर दें कि भैया ये फीचर आना ही नहीं चाहिए नई सेल्स में, ये फीचर आना ही नहीं चाहिए नई सेल्स में, तो उसे हम कहेंगे जीन साइलेंसिंग। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। ये जीन साइलेंसिंग होती है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और इसी को हम एथिलेशन, ETHY एथिलेशन
नाम की एक टेक्नोलॉजी, हम इससे ही वो कनेक्टेड है, राइट। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है कि भैया कैसे आप पेस्ट रेजिस्टेंट या पैथोजन रेजिस्टेंट इस तरीके का आप पौधा भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास काम का नहीं है, बाकी हमने सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इस तरीके की बीमारी लग गई, आपके जो जड़ें थी ये इतनी मतलब इतनी गंदी हो गई, राइट। ये किस चीज का पौधा है यहाँ पे, ये पता नहीं किस चीज का पौधा होगा, इसमें इन्होंने नीचे उतना बताया नहीं है, राइट। तो ये नेमाटोड इन्फेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा इन्फेक्शियस आपकी ये पूरी यहाँ पे रूट्स हो गई, ठीक है। अब इसको अगर हमने करेक्ट करना है तो आरएनए इंटरफेरेंस के माध्यम से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एमआरएनए की सीक्वेंस ही चेंज कर दी, राइट। हमने उसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को साइलेंट ही कर दिया कि ये नई सेल्स, ये गंदी सेल्स नहीं बननी चाहिए, तो हमने वो जीन की वो कोडिंग ही साइलेंट कर दी। तो इस साइलेंसिंग की प्रोसेस को हम कहते हैं आपकी आरएनए इंटरफेरेंस। एक बात और याद रखना है, जब हम साइलेंसिंग कर रहे हैं किसी भी आरएनए की, राइट, जब हम साइलेंसिंग कर रहे हैं किसी भी आरएनए की, तो इस साइलेंसिंग को हम फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। इवन 10-10 जनरेशन बाद इसको रीएक्टिवेट किया जा सकता है, राइट। तो इतनी ज्यादा आपकी बायोटेक्नोलॉजी की ये एप्लीकेशंस है। मतलब आज आप अपने किसी फीचर को साइलेंट कर दो, 10 जनरेशन बाद आपका वो फीचर रीएक्टिवेट किया जा सकता है। ऐसे समझ सकते हो, मतलब इतने लेवल की टेक्नोलॉजी है। इवन अगर मैं आपको कहूं कि जो जीव मर गए हैं क्या उनको आप फिर से जिंदा कर सकते हैं? बिल्कुल सर। जो प्रजातियां विलुप्त हो गई है, राइट, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दे कैन ऑल्सो बी रिवाइव्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल लेना है तो सर्च करना ब्लैक फुटेड फेरेट के बारे में। ये यूएसए में पाया जाता था ब्लैक फुटेड फेरेट, और ये एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था 1987 के करीब, राइट। ये लास्ट ईयर न्यूज में था। ब्लैक फुटेड फेरेट के बारे में सर्च करना। ये इसके जीन उन्होंने उस टाइम के जो है प्रिजर्व करके रखे हुए थे, इन्हें कहीं से जीन मिल गए इसके, और इन्होंने एक नया ब्लैक फुटेड फेरेट तैयार कर दिया लैब में, राइट। तो ऐसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास चीज नहीं है, वो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। जैसे आपकी जो ड्रग प्रोडक्शन है, राइट, मास प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स है और इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स है, इसमें भी आप डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो आपकी डीएनए वैक्सीन हैं ये ज्यादा सेफ होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है, इवन इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है वेक्टर वैक्सीन के मुकाबले, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ इंसुलिन की एक स्टोरी डिस्कस हमने पिछले लेक्चर में भी ऑलरेडी कर दी थी। बेसिकली जो आपके डायबिटीज के लिए हार्मोन यूज होता है इंसुलिन, आपके पेनक्रियास में ये प्रोड्यूस होता रहता है, राइट। तो जिनके डायबिटीज हो जाती है उनके पेनक्रियास अच्छा काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इनमें ज्यादा डायबिटीज मिल जाती है, राइट। कई लोगों में डायबिटीज की शिकायत आ जाती है इंसुलिन की कमी के कारण। तो अगर हमने इंसुलिन का शॉट किसी को देना है, राइट, तो उसे हमें प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा कहीं पे, राइट। एक तरीका है हमारे पास, पहले क्या करते थे इंसुलिन के लिए, राइट, पहले जो है एनिमल के पेंक्रियास से हम एक्सट्रैक्ट किया करते थे ये इंसुलिन, राइट। जो पुराने लोग थे, किसी को भी डायबिटीज हो गई तो वो क्या करेंगे, एनिमल्स का पेंक्रियास निकाल लेंगे और वहां से ये उस पेंक्रियास को खाएंगे, वहां से इंसुलिन को मिल जाएगा। लेकिन अब जो है, अब हम इंसुलिन को कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और याद रखना, एक फंगस होता है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फंगस है, लेकिन फंजाई के माध्यम से आप इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। फंजाई के माध्यम से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा ही हमने एसिटिक एसिड के बारे में सुना था, राइट। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि एसिटिक एसिड को कमर्शियली हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे भी हम देखो, कमर्शियल लेवल पे इंसुलिन का प्रोड्यूस होना एक बहुत बड़ी वरदान है दुनिया के लिए। डायबिटिक कितने मरीज होते हैं, राइट। तो इतना अच्छा काम, इतना बड़ा काम ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रही है। अब यहाँ पे जीन थेरेपी की बात आती है, राइट। ये इकोली बैक्टीरिया जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये बैक्टीरिया आपके पेट में पाया जाता है सर, राइट। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नॉर्मली हर आदमी में ये पाया जाता है, हर जीव में ये पाया जाता है। तो जो आपने खाना खाया होता है उसको ये तोड़ने का काम करता है, राइट, छोटे पीसेस में, सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड इजीली। इकोली बैक्टीरिया, तो इस पे काफी रिसर्च हुई है इकोली बैक्टीरिया में। और क्या रिसर्च हुई है ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है। मैं आई डोंट वांट टू रिपीट इट एंड लेक्चर विल गेट वेरी लॉन्ग, वेरी
वेरी लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीन थेरेपी के बारे में। हमने ऑलरेडी समझ लिया हुआ है कि जीन थेरेपी क्या होती है। ये ऊपर के जितनी भी हमने डिस्कशन की वही उसी तरीके की थेरेपी आप ह्यूमंस में भी कर सकते हैं। जो जैसे हेरिडिटरी डिजीजेज होती है जो जीन से कनेक्टेड होती है, राइट। कई सारी ऐसी डिजीजेज होती है जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें, आप इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, राइट। उन्हें ऑर्फेन डिजीजेस तो कहते ही हैं, राइट, लेकिन एक स्पेशल टर्म है उनके लिए, रेयर डिजीजेस, राइट। जो रेयर डिजीजेस होती है आपकी, कई सारी ऐसी डिजीजेस होती है जो रेयर डिजीजेस के कैटेगरी में आपके आते हैं, राइट। तो जो स्किन से रिलेटेड कहीं डिजीजेज होगी, तो ये कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो आपके जेनेटिकली कहीं पे लिंकेज बनाती है। अगर आपको है तो आपके बच्चे को भी आगे होगी। तो ऐसी डिजीजेज से अगर आपको पार पाना है, राइट, इन रेयर डिजीजेज को ऑर्फन डिजीजेज भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। और ऑर्फन डिजीजेज क्यों? क्योंकि इन रेयर डिजीजेज के ना नंबर बहुत कम है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो रेयर डिजीजेज से बीमार है, राइट। और इस वजह से इनके लिए अगर कोई कंपनी दवाई बनाएगी ना, तो वो एक तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया कम लोग हैं, कस्टमर कम है इनके पास, कम लोग इन्फेक्टेड हैं इन डिजीजेज से, राइट। तो कोई भी कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि हम इसकी दवाई बनाएंगे। इसीलिए इनको ऑर्फन डिजीजेज भी कहा गया है कि भैया कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, राइट। तो लास्ट ईयर देखो इंडिया की एक पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉलिसी। एक बार जाके पढ़ लेना, उसमें बताया था कि 3 लेवल्स पे किस तरीके से हम रेयर डिजीजेज को टैकल करने की यहाँ पे पॉलिसी बनाई गई है, राइट। एक बार उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ओके। तो जीन थेरेपी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कैसे जीन थेरेपी की जा सकती है, जो भी हमने ऊपर पढ़ लिया, राइट। ये सारा कुछ आपके रेयर डिजीजेज से ही कनेक्टेड है। लेकिन ये जो आपका एडीए डेफिशिएंसी है, ये उतना इंपॉर्टेंट सिंड्रोम नहीं है आपके लिए। यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इन्होंने नहीं दिया हुआ है इसमें, याद रखना। लास्ट ईयर 2020 में भी क्वेश्चन आया था, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पेपर में भी आपके 2021 में भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज से क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो समझ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है देखो, कई सारी ऐसी डिजीजेज है हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपके एक डीएनए पाया जाता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डीएनए पाया जाता है। कई सारी ऐसी डिजीजेज है जो कि उस डीएनए में उसकी इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है और वो जेनेटिक होती है, राइट। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए पाया जाएगा, उससे रिलेटेड कई सारी आपकी डिजीजेज होती है आपकी बॉडी में। तो इसको अगर आपको इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिजीज, राइट, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से अगर आपको पार पाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जब आप अर्ली स्टेज में, मतलब आपका कहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट, या फिर इवन जो आप कह सकते हैं कि जो अर्ली स्टेज में कोई आपका बच्चा है, राइट, आपका जो एम्ब्रायो है, अर्ली एम्ब्राइक स्टेज में। अब जिन लोगों को एम्ब्राय का पता नहीं है वो एक बार गूगल में सर्च कर लेना कि एम्ब्राय क्या होता है, राइट। जब मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही होता है बॉडी में, राइट, स्पर्म मिल गए, एग मिल गए, फिर आपका जो एम्ब्रायो बना उसे हम कह रहे हैं अर्ली एम्ब्रायिक स्टेज, जो 9, 10, 11, 12, 15 दिन तक आपके चल सकता है, राइट। तो अर्ली एम्ब्रायिक स्टेज में क्या होगा कि आपका ये डीएनए ही बदल दिया जाएगा लैब में, राइट। जिसमें बीमारी है जिस डीएनए में, उसको बदला जा सकता है। और इस तरीके से जो हेरिडिटरी डिजीज चली हुई है उसको हम टैकल कर सकते हैं। ये हुआ आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कि एक जगह से आपने एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकाला और फिर दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने वो डाल दिया, वहां से ये जो बीमारी वाला माइटोकॉन्ड्रिया था उसको बाहर फेंक दिया। ये वो आपका एमटीडीएनए टेक्नोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इस बार पूछा हुआ था कि एक तो सिंपल स्टेटमेंट थी कि भैया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन अर्ली स्टेज ऑफ अर्ली एम्ब्रॉयिक स्टेजेस, एक तो ऐसी स्टेटमेंट थी। दूसरी भैया यहाँ जहर स्टेटमेंट ये दी थी कि all the mitochondrial diseases in a child are inherited from the mother। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी, राइट।
हालांकि आपको याद रखना है कि एक्सक्लूसिवली अभी तक जितनी रिसर्च हुई है, एक्सक्लूसिवली अभी तक जितनी रिसर्च हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा बच्चे में मां से ही आएगा। याद रखना, मां का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही हमेशा बच्चे में आएगा अभी तक के रिसर्च के हिसाब से, राइट। लेकिन लास्ट ईयर फिर मैंने रिसर्च पेपर मतलब इसमें थोड़े देखे कि क्या इसमें लेटेस्ट रिसर्च चली हुई है। तो लास्ट ईयर एक रिसर्च चली हुई थी, तो उसमें बताया था कि कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो डिजीज है ये फादर से भी इनहेरिट हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे आपकी वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आप वो क्वेश्चन देखोगे 2021 का, मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने वो स्टेटमेंट सही मार्क की हुई है, राइट। तो ये यूपीएससी अगले साल जब कोचिंग की जो मतलब अपनी जो इनके ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी के बाद पता चल सकेगा कि भैया क्या है इसका आंसर। तो एमटीडीएनए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कि भैया आप ना बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, बहुत लो लेवल पे मतलब डीएनए के लेवल पे आप डायग्नोसिस कर सकते हो किसी भी बीमारी का। हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली आपने कहीं से डीएनए निकाला, राइट, डीएनए निकाला और उसमें आपने पॉलीमरेज नाम के एक एंजाइम का यूज करके उस डीएनए को बहुत फास्टली रेप्लिकेट किया। मतलब एक डीएनए से बिलियंस ऑफ डीएनए आपने 10-12 मिनट में क्रिएट कर दिए। ये हुआ आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये वाला जो डीएनए है ये किस पैथोजन का है। तो बीमारी इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक जो हमने आरटीपीसीआर के बारे में स्टडी कर लिया, जो आजकल टेस्ट चलता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाया जाता है, ठीक है। जो आपका आरएनए होता है पहले उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाया जाएगा, मतलब आरएनए को पहले डीएनए में बदला जाएगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड इसमें क्योंकि इसे पहचानना इजी है। फिर डीएनए में पीसीआर करवाया जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाया जाएगा और बिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी तैयार की जाएगी। तो ये हुआ आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिजीजेस का। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट आपने याद रखना है। एलिसा टेस्ट हमेशा जहां भी एलिसा टेस्ट की बात आई मतलब कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को चेक करने की बात हो रही है, ठीक है। इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको चेक करने की बात आ रही है। जैसे आपका एलिसा टेस्ट कोविड के लिए भी होता है। तो क्या होता है, आपके बॉडी में अगर एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है, कोरोना वायरस के खिलाफ अगर कोई एंटीबॉडी बनी हुई है ऑलरेडी, तो हम अज्यूम कर बैठते हैं कि ठीक है कहीं ना कहीं आप कोरोना वायरस से कहीं एक्सपोज हुए होंगे तभी तो एंटीबॉडी बनी। देखो कोरोना वायरस को हम मानते हैं एंटीजन, इसे हम बोलते हैं एंटीजन। अब इसके खिलाफ जो हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, तो वो ऐसे खुद ही थोड़ी ना बन जाएगी। इन्हें पहचानना भी तो पड़ेगा कि ये है भैया हमारा कोरोना वायरस, इसके खिलाफ ये दवाई बनाओ, ये एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस होता है एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने का, ये एलिसा टेस्ट के माध्यम से ही होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खास इस तरीके से आप याद रखो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही सारी चीजें जैसा हमने म्यूल का बताया कि भैया एक एनिमल का जीन दूसरे एनिमल में क्रिएट कर दो, है ना। हो सकता है आपका जो घोड़ा है वो बहुत तेज नहीं भाग रहा है, राइट, तो आप क्या करोगे, चीते का जीन ले आओगे और घोड़े में डाल दोगे अर्ली एम्ब्रॉयक स्टेज में और आपका तेज भागने वाला घोड़ा तैयार हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी मैं कह रहा हूं ये हकीकत है, ऐसा किया जा सकता है, राइट। संभव सब कुछ है साइंस में। तो नॉर्मल जो आपकी फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर, ठीक है, कि भैया स्टडी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग द जीन्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ये भी हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। एप्लीकेशन बेसिकली ये बता रहे हैं, इससे आगे इसमें कुछ भी खास नहीं है, राइट। इसके आगे सिर्फ आपको यहाँ पे जो एथिकल इशू है उसको डिस्कस करना है, वहां पे अच्छा क्वेश्चन बनता है, राइट। तो यहाँ देखो जैसे 1997 में पहला ट्रांसजेनिक कॉव, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीसीएस में, रोजी किस चीज की वैरायटी है, ठीक है। तो रोजी जो है पहली ट्रांसजेनिक काउ थी, आपकी गाय थी, राइट। तो इस काउ में जो ये रोजी नाम की ये जो काउ है, जो गाय प्रोड्यूस हुई थी मतलब बनाई गई थी लैब में, ठीक है। तो मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से,
राइट। तो इसकी एक विशेषता थी कि भैया ये बिल्कुल वैसा ही दूध देती है जैसा प्रोटीन एनरिच्ड ह्यूमन मिल्क देती है, मतलब जब माँ जैसा माँ का दूध होता है बिल्कुल वैसा ये दूध देती थी। तो बेबीज के लिए इंपॉर्टेंट ये एक डिस्कवरी मानी जाती है। वैक्सीन सेफ्टी में ये सारी चीजें। अब एथिकल इशू क्या है, देखो जब भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे तो ये जो है ये बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी भी है सर। जैसे अभी लास्ट ईयर चाइना पे बहुत आक्षेप लगे कि भैया ये ना अपने वुहान लैब में कोविड पे जो है रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च करते करते इनका जो वायरस है वहां से लीक हो गया और दुनिया में फैल गया, राइट। तो इतनी खतरनाक भी हो सकती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही खतरनाक चीज है। या अगर आपने कोई जीएम को क्रॉप बना ली मान लो, उसमें कुछ ऐसा फीचर डाल दिया कि कोई भी दूसरा पौधा हो इसके नीचे ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ताकि हमारी क्रॉप ही क्रॉप ग्रो हो, कोई भी ऐसी हब ना हो ग्रो, ठीक है। अगर आपने ऐसा फीचर डाल दिया तो वो एनवायरनमेंट के लिए चैलेंजेस पैदा कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है इसको रेगुलेट किया जा सके, और इसी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में बनी है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। या फिर अगर आप देखोगे जो जो आपके ऑनलाइन सोर्सेज है वहां जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसको कहा गया है। अप्रेजल अप्रूवल ये दोनों एक चीज है, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज में अप्रूवल इसे माना जाता है, जीईएसी। तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे ऐसे तो कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं बताए, लेकिन मैं बता देता हूँ। जीईएसी जो है आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। और ये याद रखना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी आपकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनी है। याद रखना, ना ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत बनी है, ना ये आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है, ये आपकी ईपीए एक्ट 1986 के तहत बनी है, याद रखना है आपने। और ये ऐसी कमेटी है सर, अगर आपको इंडिया में कोई भी नई जेनेटिक मॉडिफिकेशन लानी हो, राइट, कोई भी ऐसी क्रॉप अगर उगानी हो जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसके लिए पहले जीईएसी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, राइट। जीईएसी का पहले आपको अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। कुछ और चीज जीईएसी पे अगर आपको कहीं से क्वेश्चन बन सकता है तो वो है सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड। अब याद रखना, अगर आपको कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में ग्रो करनी है तो उसका अप्रूवल देगा जीईएसी। पर हो सकता है कि भैया कोई एक्सपोर्टर, मतलब जो इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री का कोई एक्सपोर्टर, हो सकता है वो कुछ ऐसी फसलें एक्सपोर्ट कर दे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। कोई ऐसे चावल एक्सपोर्ट कर दे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। अब इंडिया में हो सकता है उससे एनवायरनमेंट को कई खतरा पैदा हो जाए, तो इंपोर्टेड गुड्स में भी तो ऐसा कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। तो उसको रेगुलेट करता है, याद रखना, एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2006 में एफएसएसएआई एक्ट पास हुआ था, उसके तहत ये बनी थी। तो इंपोर्ट से डील करेगा एफएसएसएआई, याद रखना है आपने हमेशा ये बात, ठीक है। और इंडिया में इंपोर्ट की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन की लिमिट इंडिया में 1% रखी है एफएसएसएआई ने। मतलब अगर आप कोई भी वैरायटी इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो कहीं से बाहर से, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जीएम क्रॉप मानी जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक होता है एक तरीके का एक इंटरनेशनल बॉडी भी है इसके लिए बनी हुई, राइट। वो आई थिंक कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन नाम की एक बॉडी है, राइट। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, कोडेक्स CODEX, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये सारी चीजें सब न्यूज में थे। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, राइट, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है सर, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उसकी वैरायटीज को ये रेगुलेट करती है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को ये रेगुलेट करता है। लेकिन साथ ही साथ आपके जीएम फूड को भी यही कोडेक्स कमीशन रेगुलेट करता है। याद रखनी है ये सारी चीजें, ये यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन करंट की चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो एक बात, जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी चीज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई क्रॉप इंडिया में ट्रेडिशनली उगा रहे हो, राइट, ट्रेडिशनली कोई क्रॉप इंडिया में उगा रहे हो, अब यूएसए में वो चीज उगती नहीं है, तो यूएसए की कंपनी ने क्या कर दिया, मान लीजिए कि जो चीज इंडिया में उग रही है, फॉर एग्जांपल हल्दी, राइट, हल्दी इंडिया में बहुत उगती है, लेकिन यूएसए में नहीं उगती। तो रिसेंटली यूएसए की कंपनियों ने क्या किया कि उन्होंने
हल्दी की एक वैरायटी यूएसए में पैदा कर दी और उस पे पेटेंट फाइल कर दिया, ठीक है। बोला कि ये वैरायटी दुनिया में हल्दी नाम की चीज हमने लाई है, राइट। उन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू एक हल्दी लाई। उन्होंने बोला कि पूरी हल्दी दुनिया में हमने लाई है और इसमें कुछ ऐसे गुण हैं सर कि ये बीमारियों से लड़ सकती है, आपके कोल्ड से लड़ सकती है। अब ये जो हल्दी है कोल्ड बीमारियों से निपटने के लिए, कहीं घाव घूव हो जाए, इंडिया में तो ये ट्रेडिशनली कब से यूज हो रही है। अब अगर यूएसए में इस पे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे पेटेंट उनका एक्सेप्ट हो जाता तो इंडिया पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती हल्दी उगाने में, राइट। तो इसी प्रोसेस को, मतलब आप किसी का बायोलॉजिकल मटेरियल सर चोरी कर रहे हो, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ चोरी, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ थेफ्ट। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सर, इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी कि आप पायरेसी कर रहे हो बायोलॉजिकल चीजों की, राइट, आप पायरेसी कर रहे हो किसी भी तरीके से बायोलॉजिकल चीजों की। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बायोपायरेसी। और इसी बायोपायरेसी से निपटने के लिए सर इंडिया में एक नेशनल ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी इंडिया में इसी से निपटने के लिए लाई गई थी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये 2001 में बनाई गई इंडिया में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये टीकेडीएल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, टीकेडीएल, ये लास्ट ईयर बहुत न्यूज में थी, क्योंकि ये जो मैंने हल्दी वाली आपको घटना सुनाई ना, ये लास्ट ईयर न्यूज में थी ऐसी कि यूएसए की एक कंपनी ने पेटेंट कर दिया था हल्दी पे, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए इंडिया में 2002 में क्या किया कि जो आईसीएमआर हमारी एक संस्था है, इन्होंने एमएचआरडी के साथ मिलके, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके 2001 में एक टीकेडीएल बनाई, नेशनल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो जो ये टीकेडीएल है, नेशनल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें हर उस जेनेटिक, मतलब हर उस ट्रेडिशनल चीज का मेंशन है जो इंडिया में ट्रेडिशनली पाई जाती है, राइट। हर उस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का मेंशन है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मेंशन है जो ट्रेडिशनली इंडिया में यूज ऑलरेडी की जा रही है, ताकि जब भी ऐसा कोई इवेंट हो इंटरनेशनली, हम ये बोल सके कि ये ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड में है, आप इस पे पेटेंट नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है, यहाँ अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बाकी इसमें कुछ भी काम का नहीं है, राइट। ये हमारा चैप्टर इसी के साथ एंड हो गया। आई होप ये इंफॉर्मेटिव है आपके लिए ये सारी वीडियोस, राइट। अगर आपको ये इसमें तो अच्छी लग रही है ये वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और सब्सक्राइब तो करना ही है आपने, और मतलब जो बेल आइकन है ना वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, बिल्कुल उसके बगल में ही होता है। तो एकदम कोरियोलिस फोर्स लगा के आप उंगली को थोड़ा राइट साइड मोड़ सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया में मॉनसून विंड्स मुड़ती है, ठीक है। तो ये जियोग्राफी का भी आपका यहाँ पे सेक्शन अच्छा हो रहा है, राइट। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और मिलते रहेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय।